तो हेलो हेलो भाई लोग, स्वागत है आपका आज के नए टॉपिक में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का नया टॉपिक, जो कि है जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत की व्याख्या करना। इससे पहले भी हम लोग जनसंख्या संक्रमण के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन ये एक मतलब एक पर्टिकुलर एक इंडिविजुअल टॉपिक है। इसको आज हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इंडिविजुअल तरीके से आ भी सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्या टॉपिक आज हम लोग का? जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत की व्याख्या करना। तो जनसंख्या संक्रमण का जो सिद्धांत है, यानी कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का विकास यह समझने के लिए किया गया। यह समझने के लिए जनसंख्या संक्रमण के सिद्धांत का विकास यह समझने के लिए किया गया कि समय के साथ समाज में जनसंख्या वृद्धि की दर और संरचना कैसे बदलती है। जनसंख्या संक्रमण का सिद्धांत का जो विकास है, वो यह समझने के लिए भी और समझाने के लिए किया गया कि समय के साथ, जो समय जैसे जैसे बढ़ता है, उसके साथ समाज में जो जनसंख्या वृद्धि की दर जो है और जो संरचना है, वो कैसे बदलती है। ठीक है। यह सिद्धांत जनसंख्या और आर्थिक विकास के बीच आधारित है। यह सिद्धांत किस पर आधारित है? जनसंख्या और आर्थिक विकास के बीच संबंध पर आधारित है। इस प्रकार मतलब इस सिद्धांत को जो है पहली बार वॉरेन थॉमसन थॉमसन जो थे, उन्होंने 1929 में प्रस्तावित किया था। जो सिद्धांत को पहली बार किसने कहा था? वॉरेन थॉमसन ने 1929 में प्रस्तावित किया गया था। और बाद में यह फ्रैंक नॉटस्टीन नॉटस्टीन द्वारा और विकसित किया गया। ठीक है। मतलब कि यह प्रस्तावित तो किया गया था जॉन वॉरेन थॉमसन के द्वारा 1929 में, लेकिन इसे बाद में फ्रैंक नॉटस्टीन ने क्या करा? उसके द्वारा उसे विकसित किया गया था। ठीक है। यह सिद्धांत बताता है कि एक देश की जनसंख्या वृद्धि मुख्यतः जन्म दर और मृत्यु दर के में बदलाव से प्रभावित होती है। यह सिद्धांत यह बताता है कि किसी देश की जनसंख्या वृद्धि मुख्यतः किस किस में बदलती है? जन्म दर और मृत्यु दर में बदलाव से प्रभावित होती है। और यह परिवर्तन चार मुख्य कारणों से होता है। कौन से चार मुख्य कारण है? देख लो भाई। जनसंख्या संक्रमण के चार चरण। प्रथम चरण क्या होता है? उच्च स्थिर अवस्था यानी कि हाई स्टेशनरी स्टेज। इसकी विशेषताएं क्या होती हैं? जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बहुत अधिक होती है। मतलब मरते भी बहुत ज्यादा लोग हैं और जन्म पैदा बहुत ज्यादा लोग होते हैं, दोनों बराबर है। जनसंख्या वृद्धि की दर क्या होगी? धीमी या स्थिर रहती है। या तो जनसंख्या वृद्धि की दर क्या रहेगी? धीमी रहेगी या स्टेबल रहेगी। ठीक है। इसे प्रथम चरण कहते हैं। कारण क्या होता है? जन्म दर अधिक होने के कारण। ठीक है। कृषि आधारित समाज में श्रम की आवश्यकता होती है। जन्म दर अधिक है तो कृषि आधारित जो समाज में श्रम की आवश्यकता होती है। परिवार में बच्चों को आर्थिक संसाधन समझा जाता है। परिवार में जो बच्चे हैं, उनको एक आर्थिक संसाधन के रूप में समझा जाता है। मतलब ये क्या करेगा? बच्चा पैसा कमा के लाएगा घर में। और शिक्षा और परिवार नियोजन में कमी हो जाती है जन्म दर अगर अधिक होने के कारण। और मृत्यु दर अधिक होने के कारण किसके कारण होती है? चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव होता है। महामारी, भूखमरी, कुपोषण, इसके कारण में मृत्यु दर अधिक होती है। ठीक है। उदाहरण के रूप में देखें तो ऐतिहासिक रूप से यह अवस्था 18वीं शताब्दी के पहली सभी समाजों में पाई जाती है। ऐतिहासिक रूप में यह अवस्था होती है 18वीं शताब्दी के पहले सभी समाजों में पाई जाती है। द्वितीय चरण कौन सा है? प्रारंभिक संक्रमण यानी कि अर्ली ट्रांजिशन स्टेज। अर्ली ट्रांजिशन स्टेज क्या है? इसकी विशेषताएं होती है। मृत्यु दर क्या होते हैं? में भारी गिरावट होती है। मृत्यु दर कम होती है लेकिन जन्म दर बहुत ज्यादा अधिक बनी रहती है। मृत्यु दर तो कम हो जाती है लेकिन जन्म दर जो होती है वो अधिक बनी रहती है। जनसंख्या वृद्धि की दर तेजी से बढ़ती है इसमें। ठीक है। कारण क्या है? मृत्यु दर में गिरावट ही हो गई। लोग मर कम रहे हैं, पैदा पक्के हो रहे हैं जाहिर सी बात है। चिकित्सा सेवाओं में सुधार हो जाता है। स्वच्छता और पोषण में वृद्धि होती है और महामारी और बीमारियों पर नियंत्रण होता है, इसलिए लोग कम मरते हैं। और जन्म दर पर अधिक बनी रहती है। जन्म दर वैसे ही अधिक बनी रहती है क्योंकि सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताएं धीरे धीरे बदलती हैं। जो सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताएं हैं वो धीरे धीरे बदलती हैं, इसलिए जन्म दर क्या होती है? अधिक बनी रहती है। इसके उदाहरण क्या क्या है? 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान जो औद्योगिक क्रांति के बाद देश जो था, जैसे इंग्लैंड, जो 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के बाद दौरान जो था औद्योगिक क्रांति का क्या देश है? जैसे इंग्लैंड में यही हुआ था। आज के विकासशील देश जैसे भारत और नाइजीरिया भी इस चरण में ही है। आज के जो विकासशील देश है भारत और नाइजीरिया, वो भी इसी चरण में। तीसरा कह रहा है तृतीय चरण मध्य संक्रमण। लेट ट्रांजिशन स्टेज क्या होती है? विशेषताएं इसकी क्या है? जन्म दर में गिरावट शुरू होती है जबकि मृत्यु दर कम बनी रहती है। जन्म दर में क्या होता है? गिरावट शुरू होती है लेकिन मृत्यु दर वैसी की वैसी ही बनी रहती है। जनसंख्या वृद्धि की दर क्या होती है? धीमी हो जाती है। जनसंख्या वृद्धि की दर कैसी हो जाती है? धीमी हो जाती है। इसकी ये विशेषताएं होती हैं। कारण क्या है इसका? जन्म दर में गिरावट। जन्म दर में गिरावट इसका मुख्य कारण है। शहरीकरण और औद्योगिकरण क्या है? इसका एक और कारण हो गया। किसके कारण जन्म दर में क्यों गिरावट होती है? शहरीकरण और औद्योगिकरण। और महिलाओं
के अधिकारों में सुधार हो जाता है और परिवार नियोजन और गर्भ निरोधकों का उपाय होता है, इसलिए जन्म दर में गिरावट आती है। सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन क्या होते हैं इसमें? बच्चे अब आर्थिक संसाधन के बजाय जिम्मेदारी समझे जाते हैं। मतलब बच्चे हैं ये नहीं सोचे जाते हैं कि ये पैसा ला के देगा घर में, जबकि उन्हें जिम्मेदारी के रूप में देखा जाता है। इसे हमें पढ़ाना है, इसे हमें बढ़ाना है, आगे करना है, तो ये अब जिम्मेदारी के रूप में देखा जाता है। उदाहरण है आज के जो विकसित देखो, आज के विकसित देश जैसे ब्राजील और चीन इसी चरण में है। ठीक है, आज के जो विकसित देश और ब्राजील है, ब्राजील और चीन वो इसी चरण से गुजर रहे हैं। चतुर्थ चरण होता है निम्न स्थिर अवस्था यानी लो स्टेशनरी स्टेज। विशेषताएं क्या होती है? जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही बहुत कम होते हैं, लोग मरते भी कम है और जन्म पैदा बहुत कम लोग होते हैं। जनसंख्या वृद्धि की दर स्थिर या नकारात्मक हो जाती है। जनसंख्या वृद्धि की दर क्या हो जाती है? या तो स्थिर स्टेबल हो जाएगी या नकारात्मक हो जाएगी। ठीक है, मतलब निगेटिव के रूप में नीचे कम होने लगेगी। इसका क्या होता है कारण? कारण होता है उच्च जीवन स्तर, हाई लाइफ स्टाइल हो जाता है, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की व्यापकता, अच्छे से शिक्षा स्वास्थ्य सेवाएं बनी हुई हैं। छोटे परिवारों की प्रवृत्ति हो जाती है कि एक हम दो हमारे दो वाली स्थिति रख लेते हैं लोग। ठीक है, विकसित देश जैसे जापान, जर्मनी और इटली इसी की उदाहरण है। और इन देशों में वृद्ध जनसंख्या का अनुपात बढ़ रहा है, जो बूढ़े लोग हैं उनकी जनसंख्या का अनुपात बढ़ रहा है। ठीक है, अतिरिक्त चरण इसके क्या होते हैं? कुछ विशेषज्ञों के अनुसार इसके और भी अतिरिक्त चरण होते हैं। जैसे कि कुछ विशेषज्ञों ने पांचवें चरण का उल्लेख किया है, जिसे नकारात्मक वृद्धि अवस्था यानी डिक्लाइनिंग ग्रोथ स्टेज कहा जाता है। इस चरण में जन्म दर क्या होती है? मृत्यु दर से कम हो जाती है और जनसंख्या में गिरावट शुरू हो जाती है। ठीक है, जो एक डिक्लाइनिंग ग्रोथ स्टेज होता है, इसमें क्या होता है? जन्म दर जो है मृत्यु दर से कम हो जाती है और जनसंख्या में गिरावट शुरू हो जाती है। यह वर्तमान में जापान और रूस जैसे देशों में देखा जा रहा है कि जन्म दर बहुत कम हो रही है लेकिन जो है मर लोग ज्यादा रहे हैं। ठीक है, एक और लोग मतलब एक उनने निकाली थी स्टेज। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत के लाभ क्या क्या हैं? आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन को समझने में मदद मिलती है। यह सिद्धांत बताता है कि कैसे आर्थिक विकास और जनसंख्या वृद्धि आपस में जुड़े हैं। ये सिद्धांत क्या बताता है? कि कैसे आर्थिक विकास और जनसंख्या वृद्धि आपस में जुड़े हैं। परिवार नियोजन और नीतियों के लिए मार्गदर्शन मिलता है। विभिन्न चरणों के आधार पर सरकारें परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण की योजनाएं बना सकती हैं। विभिन्न चरणों के आधार पर, जैसे जिस चरण में जो देश चल रहा है वो उसी चरण के आधार पर अपनी परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण की योजनाएं वो बना सकती हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। यह सिद्धांत स्वास्थ्य सेवाओं और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। यह सिद्धांत क्या करता है? स्वास्थ्य सेवाएं और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता को क्या करता है? रेखांकित करता है। इसकी आलोचना भी की गई है। सार्वभौमिकता की कमी है इसमें, इस जो सिद्धांत में सार्वभौमिकता की कमी दिखाई गई है। यह सिद्धांत सभी देशों पर समान रूप से लागू नहीं होता है। ठीक है, सही जाहिर सी बात है, सभी देशों पर लागू नहीं होगा। कुछ देश सीधे दूसरे चरण से चौथे चरण में चले जाते हैं और बहुत से ऐसे देश होते हैं, कुछ देश ऐसे हैं जो सीधे दूसरे चरण से चौथे चरण में चले जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाते ही नहीं है। ये भी इसकी सार्वभौमिकता की कमी दिखाता है। सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों की उपेक्षा करी गई है। यह सिद्धांत सांस्कृतिक विविधताओं और सामाजिक मान्यताओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं देता। यह सिद्धांत क्या करता है? सांस्कृतिक विविधताओं और सामाजिक मान्यताओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं देता है। वैश्वीकरण और आधुनिकता का प्रभाव इसमें दिखता है। सिद्धांत वैश्वीकरण और प्रौद्योगिकी के प्रभाव को शामिल ही नहीं करता है। ठीक है, और वर्तमान परिदृश्य की चुनौतियां में क्या है? जलवायु परिवर्तन हो रहा है, प्रवासन हो रहा है, शरणार्थी संकट जैसे आधुनिक मुद्दों पर इस मॉडल में आते ही नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी आलोचनाएं हो गई। आखिरी में इसका जो निष्कर्ष कह रहा है वो कह रहा है, कंक्लूजन, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत यह समझने में सहायक है कि जनसंख्या और आर्थिक विकास एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। यह सिद्धांत देशों को उनके विकास स्तर के अनुसार जनसंख्या नीतियां बनाने में मदद करता है कि जैसे स्टेट पे वो चल रहा है उस हिसाब से वो नीतियां बनाए। हालांकि इसे वर्तमान समय में जटिलताओं और वैश्विक मुद्दों के संदर्भ में अद्यतन करने की आवश्यकता है, मतलब इसे बदलने की, इसमें बदलाव करने की आवश्यकता है वर्तमान समय के हिसाब से। इस सिद्धांत का उपयोग केवल एक मार्गदर्शक के रूप में किया जा सकता है, लेकिन इसे हर देश के अद्वितीय स्थितियों और आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित करना चाहिए। लेकिन जैसी उसकी स्थितियां, हर देश की अपनी अपनी स्थितियां होती हैं, अपने अपने लाइफ स्टाइल होता है, अपने तरीके होते हैं, उसी हिसाब से इस सिद्धांत को संशोधित किया जाना चाहिए। तो ये हम लोग का टॉपिक था, जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत की व्याख्या करनी थी, बहुत अच्छे से हम लोगों ने कर दी। 4 स्टेप्स होते हैं जिस हिसाब से वो चलता है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, और बहुत सिंपल सा सिद्धांत है। वो छोटा सा वीडियो है, आप लोग फटाफट देख लेना, सिद्धांत को खत्म कर लेना और ऐसी वीडियो आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।